कराची में जितना भी क्राइम है ये सब सराइकियों की वजह से, ये एक आम ओपिनियन बन चुका है कराची के अंदर। लोग ये समझते हैं कि अगर आपने कराची में से क्राइम को ख़त्म करना है तो यहाँ से सराइकियों को बैन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि क्या वाकई सराइकियों को कराची से बैन करने से क्या कराची के हालात में कोई बेहतरी आएगी। मैं आपके सामने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दूंगा, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपको क्या सही लगता है। सबसे पहले थोड़ा सा सराइकी लोगों की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सराइकी लोगों का जो मोस्टली ताल्लुक है वो जनूबी पंजाब से, और ये वो इलाका है जिसमें भावलपुर जैसे डेरा गाजी खान और मुल्तान और साहिवाल इस तरह के भी शहर है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गाँव भी हैं। एक जमाने में इस इलाके को सराइकिस्तान का नाम भी दिया गया, और इसके साथ साथ एक और इलाका है जिसका नाम देराजात है, और वो इलाका भी ऐसा है कि जहाँ पे सराइकी लोग काफी ज्यादा बस। हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो सराइकी कौम है वो इंडो आर्यन है। ये लोग 99% मुस्लिम्स हैं। इसमें एक छोटा माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि दूसरे रिलीजन्स में भी आपको मिलेगा, और इनकी जो जबान सराइकी है, और ये वो जबान है जो कि सिंधी और पंजाबी के कुछ बीच की जबान है। आज जो एक बड़ी तादाद में सराइकी कौम का आना हो रहा है सूबा सिंध के अंदर, और उस सूबा सिंध में स्पेसिफिकली एक शहर में, जिस शहर के अंदर रोड्स हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उसके अलावा स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज हैं, कारोबार है, और उस शहर का नाम है कराची। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहें कि नहीं, कराची में तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, रोड्स टूटी हुई हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द सिंध से तो उसमें कराची सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहर है। तो इस सिचुएशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरा आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप एक ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं ना जहाँ पर साफ पीने का पानी है, और ना ही वहाँ एजुकेशन है, ना ही कोई एजुकेशन सेक्टर्स हैं, ना गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ना रोड्स हैं, कुछ भी नहीं है, ना नौकरियां, ना कारोबार। इस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप चुपचाप सब कुछ बैठ के बर्दाश्त करते रहें, या आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं कराची जैसे शहर में आए जहाँ आपको ये सारी सहूलतें मिलेंगी, और कुछ मिले ना मिले एटलीस्ट आपको वहाँ कारोबार या नौकरी जरूर मिल जाएगी जिससे आप दो वक्त की रोटी कमा के अपना गुजार बसर कर सकते। इसी के कंपेरिजन में दूसरी तरफ तो एक शख्स कराची में ही पैदा हुआ है, एक ऐसे शहर में जिसके अंदर ये तमाम सहूलतें अवेलेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, रोड्स हो, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जॉब, कारोबार के मौके, ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं। तो ऐसे शख्स को कभी कराची से बहुत ज्यादा बाहर जाना नहीं पड़ता, तो इसीलिए वो उस शहर में ही रहते हैं। लेकिन जो दूसरे शहर होते हैं वहां से लोग कराची आना जरूर पसंद करते हैं, और ये कोई अनोखी बात नहीं है। अक्सर जो छोटे शहर होते हैं या गाँव होते हैं वहाँ पे फार्म्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे ये सारी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, और मोस्टली लोग बड़े शहरों में आते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। अच्छा, ये सब मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है पर्सनली, क्योंकि जब मैं यूके में रहा हूँ तो मैं वहाँ पे लंदन में भी रहा हूँ जो बिजी तरीन सिटी है, और मैं वहाँ कुमरिया जैसी काउंटी में भी रहा हूँ जो कि उनकी कंट्री साइड है। कुमरिया जो उनकी काउंटी है उसके अंदर ज़मीनें हैं और उसके अंदर फार्म्स बने हुए हैं, और वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर वहाँ पर किसी को एजुकेशन हासिल करनी होती है या उसको फर्दर सहूलतें और सर्विसेज चाहिए होती हैं तो वो यकीनन लंदन जैसे, मैनचेस्टर या बर्मिंघम जैसे शहरों में आते हैं जहाँ पे तमाम सहूलतें अवेलेबल होती हैं। हाउएवर ये एक अलग बात है कि जो यूके के गांव देहात हैं वो भी पाकिस्तान के शहरों से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि लोग लेस डेवलप्ड सिटीज़ या विलेजेस से आते हैं मोर डेवलप्ड सिटीज़ और विलेजेस के अंदर बेहतर ज़िंदगी के लिए, बेहतर सर्विसेज और सहूलतों के लिए। अगर आपने कभी कराची के बारे में ये नोट किया होगा कि कराची के अंदर जितनी भी बिजनेसेस हैं वो लोगों ने आपस में बांटे हुए हैं। अगर आप देखें तो हमेशा चाय का होटल हो गया या फिर तंदूर है हमेशा पठानों के होंगे, इसी तरह जितने भी दूध वाले हैं वो हमेशा पंजाबी होंगे, इसी तरह जितनी भी आप शॉप्स देखेंगे, मोबाइल शॉप्स या दूसरी चीज़ों की शॉप्स, ये ज़्यादातर मेमन कम्युनिटी के पास है। इसी तरह अगर सराइकियों को देखा जाए तो ये एक्चुअली कराची की लेबर क्लास, अगर आप देखें तो ये लोग ज़्यादातर डिलीवरी ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस का काम करते हैं, वेटर्स हैं, उसके अलावा ये लोग पंचर बनाने वाले हैं, मैकेनिक्स हैं, ड्राइवर्स भी हैं, और साथ साथ हमारे घरों में जो आकर खवातीन काम करती हैं वो भी हैं। इन सारी जॉब्स में आपको सबसे ज्यादा सराइकी दिखेंगे। तो ये सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली जॉब्स है जिनमें सबसे ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है और पैसा इसमें बहुत कम मिलता है। अगर आप सराइकियों को कराची से बैन कर देते हैं तो बेसिकली आपके यहाँ लेबर शॉर्टेज हो जाएगी, और ये ऐसे काम है कि जो एक पढ़ा लिखा उर्दू स्पीकिंग नौजवान तो करेगा नहीं। फिर आप शायद ये बात कहें कि वो तो ठीक है सबाहत, लेकिन जो क्राइम कराची में बढ़ रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? तो उस पर मैं ये कहूँगा कि कराची में क्राइम सराइकियों की वजह से नहीं बढ़ रहा, बल्कि उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि कराची में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और दूसरी ये कि ओवरऑल मुल्क में गुर्बत है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा रिसर्च है। किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसमें जो दो मेन वजूहात होती हैं, ये हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का ना होना और गुर्बत होती है। इसके अलावा भी होती है, बट ये मेनली दो वजूहात हैं और कराची में भी यही वजह है। इससे
इससे रिलेटेड काफी सारे रिसर्च पेपर्स हैं और आर्टिकल्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप एक दफा उसको जरूर पढ़ लीजिए। इस बात से आप हरगिज ये मत समझिएगा कि मैं कोई क्राइम को बढ़ावा दे रहा हूँ, हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि मैं क्राइम को जन्म देने वाली जो वजूहात हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कराची में रहने वाले जो अक्सर लोग हैं वो ये नहीं जानते कि रूरल एरियाज में पाकिस्तान के लोग कैसे रहते हैं। वहाँ पे आप जाकर कभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप कोई 500 साल पुराने शहर या गांव में आ गए हैं, कि जहाँ पे डेवलपमेंट का कोई नामो निशान आपको नहीं दिखेगा, ना ही वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन बेसिक सहूलियात जैसे पानी, बिजली या स्कूल्स का बना होना या बेसिक एजुकेशन, वो सब भी नहीं है। वहाँ हो सकता है कि स्कूल रजिस्टर जरूर हो उस इलाके के अंदर, लेकिन आप जाके देखेंगे तो आपको ईंटों के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इत्तेफाक से हो गया, बल्कि ये बाय डिजाइन है। इन इलाकों में अक्सर जो है वो किसी चौधरी, किसी वडेरे या किसी सरदार का राज होता है, और वो वहाँ पे कभी भी स्कूल्स को बनने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे तो जाहिर है फिर वो उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। इस वजह से इन इलाकों को ऐसा रखा जाता है। इस वजह से जो वहाँ पे लोग पल बढ़ के बड़े हो रहे होते हैं, उनके पास ये नॉलेज नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब वो लोग कराची जैसे शहर में आते हैं और आके देखते हैं कि यहाँ पे तो भाई कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो चाहे करते फिरो, कोई पकड़ने वाला नहीं है, और अगर किसी ने पकड़ भी लिया तो आप इजीली यहाँ पे पैसे देकर वहां से निकल सकते हो, तो ये देखकर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो ये भी कोई नई बात नहीं है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर जो सबसे ज्यादा लोअर क्लास होती है, हमेशा सबसे ज्यादा क्राइम में वही इन्वॉल्व होती है। यूएसए की एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा क्राइम्स या गैंग वॉर या गैंग्स जितने भी बने हुए हैं वो तमाम अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक लोग होते हैं उनसे रिलेट किया जाता है उसको। अब वो बात अलग है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जो उनकी स्लेवरी की हिस्ट्री है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, बट डिस्पाइट ऑल दैट वो लोग सबसे ज्यादा क्राइम्स में इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वहां पे जो ब्लैक लोग हैं या अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है वो निस्बतन गरीब है कंपेयर टू द वाइट पीपल। वहां पे वो अक्सर ऐसे नेबरहुड्स में बड़े होते हैं जिनमें ड्रग्स, अल्कोहल और रॉबिंग और ऐसे क्राइम्स जो हैं वो काफी कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर भी वो बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी वहां पर इस तरह के क्राइम्स होते हैं तो पुलिस जो है वो अक्सर उनको पकड़ने की कोशिश करती है, और इस चक्कर में उनसे कोई ना कोई मिसहैप भी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक लाइव्स मैटर या इस तरह की आपने कैंपेन्स देखी होंगी जो उठी, क्योंकि उनका ये मानना है कि पुलिस जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती है व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच के अंदर। मेरा जो इसमें पॉइंट ये था वो ये था बेसिकली कि जो भी कम्युनिटी सबसे ज्यादा गुर्बत में जिंदगी गुजार रही होती है उसमें क्राइम बढ़ना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। उनको लगता है कि जो भी हायर अथॉरिटीज है वो हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, अक्सर उनमें एक रिबेलियस माइंडसेट भी बन जाता है। देखें, कराची में सराइकियों को बैन कर देना या इस तरह की बातों को आगे पुश करना तो बिल्कुल भी इस मसले का हल नहीं है। ऐसी बातें वो लोग करते हैं कि जिन लोगों का एक्सपोजर दुनिया का बहुत कम है, जिनकी जिंदगी मोस्टली कराची या पाकिस्तान में ही गुजरी है। देखें, कराची में ही लाखों या शायद करोड़ों ऐसे सराइकी हैं जो कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, और चंद ऐसे लोग हैं जो उनकी आड़ में बेसिकली इस चीज का फायदा उठाते हैं और क्राइम करते हैं, और जिसकी वजह से उन लोगों का भी नाम खराब होता है जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम जब पाकिस्तानी मुस्लिम्स किसी बाहर के मुल्क में जाके रहना शुरू करते हैं और वहां पर फिर हमारे ऊपर दहशतगर्द, फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट के टैग्स लगते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि भाई हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, हम कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने आए हैं, बल्कि हम यहाँ एक अच्छी जिंदगी गुजारने आए हैं। हम तो लॉ अबॉइडिंग सिटीजन्स हैं, हम यहाँ पे टैक्स भी पे करेंगे, हम यहाँ गवर्नमेंट के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपना वक्त गुजारेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जो सराइकी यहाँ पे आते हैं वो भी कराची में काम करने आए होते हैं, मोस्टली अपनी 2 वक्त की रोटी अपनी फैमिलीज को पालने के लिए, यहाँ से पैसे कमा के अपने घरों में बेचने के लिए आए हुए होते हैं। कोई भी शख्स जो है वो पैदा होते ही बुरा नहीं होता, ये उसकी इन्वायरमेंट और उसके हालात, उसकी परवरिश उसको बुरा बना देते हैं या अच्छा बना देते हैं। इसी के बारे में मैंने चंद आर्टिकल्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं। उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी आर्टिकल्स हैं और दूसरे भी बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं जिसमें बात की गई है कि किस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पेरेंटहुड किस तरह से रोल प्ले करती है किसी की भी एक अच्छी परवरिश में, एक इंसान की जिंदगी में, जो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। तो अगर कराची में आप क्राइम खत्म करना चाहते हैं तो उसमें आपको चंद चीजें करनी पड़ेंगी। पहली तो सबसे ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। यही लोग जो पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहे होते हैं, चाहे वो बेसिक ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशन भी हो या फिर कचरा फेंकना या कुछ भी, यही लोग यूएई जाके, सऊदी अरब जाके या कहीं भी और मुल्क में जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है वहां जाके तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वहां वो रूल तोड़ेंगे तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ सबको पता है कि आप रूल तोड़ो या कुछ भी करते रहो तो कोई उसके
कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर बहुत कॉमन है रूल्स को तोड़ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने विलेजेस को और अपने छोटे शहरों को डेवलप करना पड़ेगा इस तरीके से कि वहाँ हर बंदा बड़े शहरों में आने के लिए ना सोचे। वहाँ पे कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वहाँ पे प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक एजुकेशन अवेलेबल होनी चाहिए। उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं या पानी की सर्विसेज या ये तमाम चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमेशा वहाँ से लोग दूसरे शहरों में आते रहेंगे और जो बड़े शहर हैं वो आबादी वाइज भी कम्प्लीटली ओवरलोड हो जाएंगे। और अगर ये एजुकेशन सेक्टर्स डेवलप करने में कोई बाख्तियार शख्स प्रॉब्लम बने या इसको रोकने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और तीसरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को एजुकेट करना। मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं करते क्राइम? आपके चाहे कितने भी हालात बुरे हो जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितने भी फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएं, आप कभी भी जाके लोगों का फ़ोन नहीं छीनेंगे। ऐसा क्यों है? अपने आप से पूछिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी वो परवरिश नहीं है। आपको बचपन में आपके टीचर्स ने और आपके पेरेंट्स ने ये सिखाया है कि क्या गलत है और क्या सही है। आप कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान पहुंचे। इसी तरह इन लोगों को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ ये भी है कि यकीनन आपने जब एजुकेशन हासिल की तो कोई ना कोई स्किल डेवलप किया, कोई ना कोई एजुकेशन आपने हासिल की किसी फील्ड में, जिसकी वजह से आपको पता है कि आपके पास हमेशा कोई ना कोई रास्ता खुला हुआ है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ना ही कोई बेसिक स्किल सिखाए गए हैं, ना ही उनके पास एजुकेशन है। तो उनके पास सिर्फ एक ही जरिया बचता है। जब लॉ एंड ऑर्डर इतना वीक है तो क्यों ना गन उठाओ और क्राइम करो। आखिर में मैं यही कहूँगा कि किसी भी कौम के ऊपर बुराई का लेबल ना लगा दें, बल्कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें और फिर फैसला करें इस बारे में। अपने दिल को थोड़ा बड़ा करें और एक मुल्क के तौर पे सोचें, ना कि किसी एक ख़ास कौम या एक ख़ास तबके के तौर पे। अगर कोई कौम किसी स्पेसिफिक तरीके से अगर बिहेव कर रही है तो जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये डेफिनेटली कोई मसले का हल नहीं है कि किसी कौम को किसी शहर में एंटर होने से रोक दिया जाए। इसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे मेहनत करके अपनी 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, उन सब की ज़िंदगियों पे भी असर पड़ेगा और जो उनके घर वाले उनके गाँव में रहते हैं उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मैंने जो बातें की हैं आप उस पर ज़रूर गौर करिएगा और हो सकता है कि आपका ओपिनियन इस बारे में बदल जाए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी टॉपिक पर और वीडियोज़ भी बनाऊँगा। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में।